हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। चलिए बात करते हैं। हर घर पाठशाला के तहत बहुत सारी वीडियो आप तक जो है पहुंच चुकी है, लेकिन ये वीडियो कुछ खास है क्योंकि अब आपका रिवीजन शुरू हो गया है और इसी रिवीजन में आपके जो इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को लेकर मैं जो है इस पुनरावृत्ति भाग 1 में पहुंचा हूं। 11 प्रश्न आपसे बात करने वाला हूं, लेकिन हमें पता है कि अध्याय नंबर 9 जो हम पढ़ रहे हैं, शासक और विभिन्न इतिवृत्त, ये 16वीं शताब्दी से शुरू होता है इतिहास, जब बाबर जो है यहाँ पर भारतवर्ष में मुगल वंश की स्थापना करते हैं पानीपत के पहले युद्ध से। और 1858 ईस्वी में जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर चलता है और अंतिम जो शासक थे बहादुर शाह द्वितीय उन्हें पकड़कर रंगून भेज देते हैं, उस समय का इतिहास इस अध्याय में है। तो मुगल दरबार में 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जल्दी से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबर, जिसको बाबर कहा जाता है, लेकिन पहला उसका जो नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। याद रखना, जहीरुद्दीन मोहम्मद ये बाबर के नाम से विख्यात हुए। ये भारतवर्ष में संस्थापक के तौर पर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई होती है और यहाँ दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, जो शासन कर रहे थे, अंतिम लोधी वंश लोधी शासक थे, उनको हरा देते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना जो वो करते हैं। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ इनका, बाबर का? वो है वर्तमान आज का उज्बेकिस्तान है। माना जाता है कि वो मात्र 12 वर्ष की आयु में ही वो फरगना के शासक जो बन गए थे। उनकी लड़ाइयों में सर्वप्रथम जो है 1504 ईस्वी में काबुल में और 1507 इंपॉर्टेंट है कंधार की विजय। ये कंधार की विजय क्यों इंपॉर्टेंट मान रहा हूं मैं? क्योंकि यहीं से उन्होंने एक उपाधि धारण करी बादशाह की, और इस प्रकार से इनके आने वाले जितने भी शासक उन्होंने बादशाही ही कहलाए। तो बादशाह बाबर के नाम से विख्यात हुए 1507 के बाद, लेकिन भारतवर्ष में ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी से ही माने जाते हैं पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। ठीक है। और इनके जो है मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। पहले इन्हें आगरा में दफनाया गया था, फिर उनकी इच्छा के अनुसार 9 साल के बाद इन्हें जो है वो अफगानिस्तान काबुल में जो है वो दफना दिया जाता है, जहां इनकी इच्छा थी, और उस जगह को कहा जाता है बागे बाबर। क्लियर हो गया? अब आता है बाबर का चंगेज खान से क्या संबंध था। देखिए, बाबर का चंगेज खान से ही संबंध नहीं था, बल्कि उसका तैमूर से भी जो है। तो इस प्रकार से दो महान शासकों का जो खून उनकी रगों में दौड़ रहा था। बात करते चंगेज खान के क्या थे ये। देखिए, ये चंगेज खान जो है, इनके पांचों वंशज में जो है वो आते हैं बाबर। देखिए सॉरी, हम बात कर रहे हैं पहले तैमूर की तरफ से। तैमूर के साथ इनका क्या संबंध है? तैमूर जो है, पिता जो इनके नाम थे उमर शेख मिर्जा थे, उनकी तरफ से ये पांचों वंशज थे। तैमूर को पहला माने तो उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न जो आता है वो बाबर का चंगेज खान से क्या संबंध था। ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल चंगेज की बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे तैमूर की भी बात करेंगे। देखिए, दोनों ही तरफ से, पिता की तरफ से बात करेंगे तो पिता की तरफ से जो पिता का नाम था उनका था उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा की तरफ से जो है ये पांचवें जो है वंशज थे किसके? तैमूर के। याद रखना, तैमूर के पांचों वंशज थे। तैमूर के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 जो बाबर होते हैं। और माता की तरफ से बात करें तो चंगेज खां, जो मंगोलों के महान खां थे, नेता थे, राजा थे, ये उनके 14वें वंशज थे। तो दो महान शासकों का जो खून था उनकी धमनियों में दौड़ रहा था बाबर के। याद रखना। तो इसलिए, और यही मैं बता दूं आपको, जो क्योंकि इनको मुगल कहा गया था। मुगल किसने कहा? अंग्रेजों ने इनको मुगल कहा। तो कहां से? मंगोलों से ही मुगल बन आता है। मंगोल, माता की तरफ से चंगेज खां के ये वंश थे, 14 वंश थे। तो मंगोल से ही मुगल जो है शब्द जो है वो आया है, लेकिन किसने दिया है नाम? अंग्रेजों ने। ठीक है। फिर आता तीसरा प्रश्न, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा मैंने करके आपको ये दिया है। शोचनीय दशा, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित, एकता का अभाव। ठीक है, बड़ा इजीली। दिल्ली में क्या होता है? इब्राहिम लोदी, बात हो चुकी है। अफगान सरदार से ये बैर रखते थे, अपने सरदार ही इसका साथ नहीं देते थे। अपने जो प्रजा थी उसने भी इसका मतलब प्रजा में बदनाम था। तो इस प्रकार से इस कारण क्या था, अनेक जो सरदार थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे। ये दिल्ली की स्थिति थी। पंजाब की बात करें तो लोधी साम्राज्य का अंग जो है, सॉरी मैं बीमार हूं इस वजह से और आपको भेजना ही पड़ेगा, इसलिए आपको मुझे सहना पड़ेगा। वहाँ के जो पंजाब जो है दिल्ली का ही एक अंग था, कोई अलग जो है वो साम्राज्य नहीं था, अलग जो है अलग कोई राजा नहीं था। वहाँ पर जो सरदार था जिसका नाम था दौलत खान लोधी, वो शासन कर रहा था। लेकिन इसका
जो चाचा थे इब्राहिम लोदी के, जिनका नाम था आलम खान लोदी, ये जो है खुद राजा बनना चाहते थे, इसलिए इसने दौलत खान लोदी के साथ जो है वो क्या किया, गठजोड़ किया और बाबर को भारत आक्रमण के लिए न्योता दिया। अलग चीज़ है कि बाबर जब भारतवर्ष में आते हैं, जीत जाते हैं और ये दोनों को ही नहीं बख्शते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो इस प्रकार से कहा भी जाता है कि जो लालच करता है दूसरों का जो है वो अहित सोचता है, उसका अहित खुद हो जाता है। फिर बंगाल में योग्य शासक था उसमें नुसरत शाह हुसैन, इसलिए जब तक वो रहे तब तक किसी की जो है वो नज़र बंगाल पर नहीं पड़ी। मालवा में जो मोहम्मद खलजी द्वितीय जो शासन कर रहा था, ये ज़्यादा योग्य नहीं था, लेकिन इसके जो प्रधानमंत्री थे मेदिनी राव वो योग्य थे। मेवाड़ की बात करें तो राणा सांगा जो है राजपूत शासकों में सबसे ताकतवर जो है शासक थे और वो हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये बड़ा जो झटका था बाबर के लिए, क्योंकि बाबर का इसके बाद जो है राणा के साथ युद्ध होता है। गुजरात की बात करें, गुजरात में जो है वो मुजफ्फर शाह द्वितीय थे, लेकिन ये कमज़ोर हो चुके थे। मेवाड़ और मालवा के जो हिंदू राष्ट्र थे उनके साथ जो युद्ध करने में ये क्षीण हो सकी थी इसकी शक्ति। तो सिंध की बात करें तो वहाँ के सहावेग अर्जुन योग्य शासक थे और उनका पुत्र उनसे भी योग्य था, जिसका नाम था हुसैन, जिन्होंने मुल्तान पर अधिकार था। इस प्रकार से अफगान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहाँ थे, सिंध में थे। फिर 8वां कश्मीर, मोहम्मद शाह अयोग्य शासक था, तो इस प्रकार से अधिकतर जो शासक थे अयोग्य थे और छोटे छोटे राज्य थे। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ बहमनी राज्य कोई एक राज्य नहीं था, ये 5 राजवंशों का एक गठजोड़ था। ये जो आप कलरफुल देख रहे हैं, जिनमें आता है अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा, ये सारे मुस्लिम जो है वो राज्य कर रहे थे और इन्होंने जो दक्षिण में जो है विजयनगर साम्राज्य जो हिंदू राज्य था उसके विरुद्ध जो है इन्होंने गठजोड़ स्थापित किया था, इसे कहा जाता था बहमनी राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता है। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे योग्य शासक थे 1509 लेकर 1529, और जब तक ये रहे तब तक जो है कोई भी साहस नहीं कर सका। जिन्होंने साहस किया उनके साहस का दुस्साह उनको हराकर जो है उन्होंने उसका बदला लिया। पुर्तगाली जो है गोवा जैसे क्षेत्र के ऊपर जो है वो उस समय काफ़ी जो है वो अधिकार उन्होंने कर लिया था, और खासतौर पर जो है वायसराय अलबुकर के समय में काफ़ी जो महत्वाकांक्षी हो गए थे, ये आगे बढ़ रहे थे। तो ये है निष्कर्ष निकालें तो पूरा जो भारत था वहाँ पर अराजकता का था माहौल था, अशांति थी और सर्वदा राष्ट्रीय एकता का अभाव जो था। इस कारण जो है बाबर को भारतवर्ष में आने का जो है वो सूझी और यहाँ पर उसने पानीपत का पहली लड़ाई जो है वो जीती और वहीं से उसका स्थापत्य भी हुआ। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई उसका महत्व क्या है, देखिए 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी को हराया। इसका महत्व क्या था, पहला एक लोधी वंश का अंत हो गया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया और वो मारा गया और इस प्रकार से लोधी वंश खत्म हो गया, अफगानों का अंत हुआ और इस प्रकार से ये पहला इसका महत्व। दूसरा महत्व कि मुगल साम्राज्य का स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ किसके द्वारा, बाबर के द्वारा, और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य भारतवर्ष में शुरू हो गया। तीसरा है मुगलों और राजपूतों के मध्य अनिवार्य युद्ध होना। क्यों, क्योंकि जो है राजपूत जो शासक था जिसमें राणा सांगा की बात मैंने करी थी, ये हिंदू राज्य जो है स्थापित करना चाहता था, दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। अब यहाँ पर किसका अधिकार हो गया, बाबर। अब बाबर और इसके बीच में राणा सांगा के बीच में युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। तो ये 3 महत्व। फिर पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर का जो विजय रहा उसके पीछे कारण क्या है, बड़े इजीली है, हेडिंग आपने याद रखने हैं, शक्तिहीन भारतीय राज्य, बता दिया शक्तिहीन भारतीय राज्य, छोटे छोटे राज्य लड़ते रहना, ये सारा शक्ति। दूसरा, इब्राहिम लोदी का व्यवहार कैसा था, चाहे वो उसके सरदार हो चाहे उसकी प्रजा है, बुरी तरह से बदनाम था, इसलिए जो है उसका उसकी तरफ जो है या उसका साथ किसी ने नहीं दिया। तीसरा था इब्राहिम लोदी का बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में 8 दिन का समय देना। देखिए उसकी जो सेना थी पानीपत के मैदान में, जो पानीपत कहाँ पड़ता है, हरियाणा, तो 12 अप्रैल को ही पहुंच चुकी थी, 21 अप्रैल को युद्ध होता है। तो भाई जो 8 दिन का समय दिया उसमें देखिए बाबर ने क्या किया, बाबर ने जो अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया, क्योंकि उसकी सेना हजारों में थी और इसकी सेना लाखों में थी। ठीक है, सोचिए जरा, लाखों की सेना और हजारों में सेना, लगभग 5 गुनी सेना जो है वो इब्राहिम लोदी के पास, मतलब बाबर का एक सैनिक जो है 5 से 7 सैनिकों के साथ जो लड़ा था, फिर भी उसने विजय हासिल की, उसने रसद काट दी, उसने तरीके जो है बदले, साइकोलॉजिकली एक युद्ध लड़ा। तो इस प्रकार से बाबर ने इस युद्ध से ही जो है विजय हासिल की और यहीं से उसका जो साहस और बढ़ जाता है, क्योंकि लाखों की सेना को पराजित करना। तो ये तीसरा कारण। चौथा, इब्राहिम लोदी की निर्बल सेना थी, उसने
अनुशासन की तरफ का भी ध्यान नहीं दिया, एक भीड़ की तरह वो लड़ी। तो इस प्रकार से ये कारण भी है, तब भी मैं कहता हूँ ये अपने आप को अनुशासित रखना कम मतलब हुआ। आजकल बच्चे अनुशासित में रहना पसंद नहीं करते, और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अनुशासित में रहते हैं तो मान लीजिए आपने सक्सेस को हासिल करना सीख लिया है, जरूरी है। तो ये अनुशासित सेना का जो है एक उदाहरण कि जिसने लाखों की सेना को हरा दिया, किसके कारण? अनुशासित होने के कारण। पांचवा था बाबर, एक योग्य सेनापति। एक योग्य सेनापति, तो उसने बचपन 12 साल के से ही जो है वो अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। तो अनुभव होने के कारण जो है एक योग्य सेनापति होने के कारण भी वो जीता। और अंतिम है बाबर का तोपखाना। देखिए एक नई चीज जो भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस करी थी वो था तोपखाना। किसी को मालूम नहीं था, इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं था क्या होता है तोपखाना। तो जब वो गोले बरसे और उसके धमाके हुए तो उसकी जो हाथी की सेना थी वो वापस मुड़ी और अपनी ही सेना को कुचल डाला। तो इस प्रकार से बाबर का तोपखाना सबसे इंपॉर्टेंट था जीतने में। फिर आता है छठा प्रश्न, बाबर ने भारत में कौन कौन से युद्ध लड़े? बड़े इंपॉर्टेंट आता है, इनके नाम याद रखने हैं आपको। पहला पानीपत की बात हो चुकी, दूसरा खानवाहा और कनवाहा एक ही बात होती है। ये युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527। कब? और राणा सांगा, जिसकी बात कर, राणा सांगा और बाबर के बीच में याद रखना कनवाहा की लड़ाई लड़ी थी। और चंदेरी का युद्ध हुआ था, देखिए मैंने हर जगह को जो है चिन्हित भी किया गया है। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। किसमें? मेदिनी राव और बाबर के बीच में, और इसमें बाबर जीता था। घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई जो बिहार में है, ये 1529 ईस्वी में बाबर मोहम्मद लोदी के बीच में अंतिम युद्ध था और इस प्रकार से विजय हुआ। ठीक है, हो गया। तो ये बाबर की विजय 4। फिर आता है सातवां, मुगल कौन थे? इसके बारे में मैंने बात कर ली कि मुगल कौन थे, कहाँ से आया मुगल शब्द, किसने बोला? तो 16वीं शताब्दी में जो है मुगल वंश का जो है यूरोपीय लोगों ने जो है इसका नामकरण किया था। मुगलों में राजनीति या मुगल में कौन कौन से बादशाह है, उसमें बाबर सबसे पहले आया। इसकी बात हम कर चुके हैं। मैं सीधा चलूंगा इसके बेटे हुमायूं के पास। तो हुमायूं ने जो है 1530 से 40 तक जो शासन किया, उसके बाद जो है शेरशाह सूरी, जो बाबर के ही शासनकाल में जो है जो बड़े औहदेदार बन चुके थे, बाबर ने ही उनको आगे लाया था। उनकी वजह से ही इनको ये भारत छोड़ना पड़ा। शेरशाह सूरी ने जो उनको भगा दिया और इस प्रकार से 40 के बाद 55 तक जो है वो बाहर रहे। कौन? हुमायूं। और खासतौर पर ईरान के जो सफाविद शासक थे वहाँ पर इन्होंने शरण ली और फिर इन्होंने अपने को फिर से शक्तिशाली बनाया। और यहाँ पर जो शेरशाह सूरी के वंश से सिकंदर शाह सूरी, उनको हराते हैं, दिल्ली पर फिर से पुनः अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार से 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया हुमायूं के बारे में। फिर आता है अकबर। देखिए अकबर जो है हुमायूं के बेटे थे, बहुत योग्य थे, अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता को अनपढ़ता के बाद भी मतलब सिद्ध किया कि वो एक योग्य शासक थे। कैसे? उन्होंने सबसे पहले ये जान लिया था कि भारतवर्ष में टिकना है तो राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने होंगे। तो उन्होंने राजपूतों को अपना मित्र बनाया और यही कारण था कि राजपूतों ने भी बिना गतिरोध से उनको एक्सेप्ट किया, या यूं कहो को नतमस्तक हो गए, और बहुत सारे बिना युद्ध लड़े ही जो है उनके आगे नतमस्तक हो गए। और इस प्रकार से उनकी जो है जो सेना की जो हानि भी नहीं हुई और बड़े साम्राज्य को स्थापित कर पाए। लेकिन इसके लिए अकबर ने बहुत सारे काम भी किए, मित्रतापूर्ण व्यवहार भी किया और ऐसे कार्य भी किए, जिसमें से एक कार्य क्या था कि 1563 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गैर मुसलमान थे जिनके ऊपर जो है जो धार्मिक कर लगता था, धार्मिक अनुष्ठान जब करते थे हम या कोई धार्मिक यात्रा करते थे, वो कर जो है देना पड़ता था उसके बदले में, क्योंकि एक मुस्लिम शासक जो है आपकी रक्षा कर रहा है तो उसके बदले में वो सारे काम करना पड़ता। तो धार्मिक कर और एक उसी अगले वर्ष 1564 ईस्वी में जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से मतलब खासतौर पर हिंदुओं से लिया जाता था, जजिया कर, कि भाई एक मुसलमान शासक है वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप गैर मुसलमान होने के बावजूद, तो इसलिए आपसे कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक जजिया कर भी लिया जाता था, वो भी हटा दिया। तो ऐसे काम करने से क्या किया उन्होंने, जो है बराबरी का दर्जा जो हिंदुओं को भी दिया और इस प्रकार से अपने दरबार में दिया, बड़े बड़े पदों के ऊपर रखा। तो इस कारण भी जो है अकबर का शासन बहुत लंबे समय तक चला और एक विस्तृत शासन जो स्थापित किया। कहाँ अगर बात करें अकबर का पूछा जाता है तो अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, हिंदू कुश की जो पहाड़ियाँ वहाँ तक जो है फैला हुआ था, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक जो फैला हुआ था। फिर आता है जहांगीर, उनका बेटा जहांगीर। याद रखना जहांगीर जो है वो अपने ही उनको सलीम के नाम से जो जाना जाता था, और उन्होंने अपने ही बेटे अपने ही बाप अकबर के विरुद्ध जो है कई बार षड्यंत्र भी रचे। तो ये उनका इतिहास है। तो
उनके बारे में ज़्यादातर याद रखने वाली बात यह है कि उनकी जो जीवन संगी थी नूरजहां, जिनका पहला नाम था मेहरुनिशा, उन्होंने उनके जीवन में राजनीतिक तौर पर बहुत जो है वो एक तरह से कहें कि राजा नाम मात्र का जहांगीर था, और उसके पीछे जो है पर्दे के पीछे से नूरजहां ही शासन जो है वो कर रही थी। उसके शासनकाल के दौरान जब 1605 से 27 तक उन्होंने शासन किया, उस दौरान जो है एक घटना जो गुरु अर्जुन देव राय जो है पांचवें गुरु थे सिखों के, उनको जो है यातना के साथ जो है ख़त्म किया गया था, हत्या की गई थी। इसके पीछे कारण क्या था? माना जाता है कि गुरु जो अर्जुन देव ने जो है जहांगीर के एक बेटे थे जिनका नाम था खुसरो, उन्होंने बगावत कर दी थी जहांगीर के खिलाफ। तो गुरु अर्जुन देव के वहाँ पर उन्होंने शरण कर ली थी, तो इसी शरण के कारण जो है 1606 ईस्वी में, और सही डेट है इसकी 30 मई 1606 ईस्वी को, इनको जो है यातना देकर जो है तवे में बिठाकर, और माना जाता है उनके ऊपर जो है वो उनका गरम गरम रेत और साथ में कोई कड़वा तेल जो है गरम फेंका गया, और इस प्रकार से बड़ी यातना के साथ ये मारे गए थे। तो इस प्रकार से यही नहीं, जहांगीर के शासनकाल में हिमाचल की बात करें तो नगरकोट जो किला था, जिसे 14 महीने के पश्चात उनका ही एक बेटा था खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से विख्यात हुए, उन्होंने जो है इसे जीता था और खुद भी जो है इस जश्न में शामिल हुए थे जहांगीर। तो ये इनकी घटना है। फिर शाहजहां की बात करें, जिसे खुर्रम के नाम से जाना जाता था, इन्होंने अपने पिता जहांगीर के शासनकाल में ही काफ़ी ख्याति जो प्राप्त कर ली थी। अलग चीज़ है कि इनकी इनकी जो जीवन संगनी थी जहांगीर की, जो नाम था नूरजहां, ये इनके विरुद्ध थे, इनको नहीं चाहते थे कि ये राजगद्दी के ऊपर बैठे। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा और बाद में शाहजहां ही स्थापित हुए, लेकिन कई भाइयों को मारकर ये राजगद्दी के ऊपर बैठे थे, जिसमें जो भाई का नाम खुसरो भी आता है। तो इनको जाना जाता, देखिए, स्थापत्य और वास्तुकला के लिए। आपको याद होगा, अगर ये कहे जाए तो स्थापत्य और वास्तुकला के क्षेत्र में स्वर्ण काल भी माना जाता है इनके इस समय में। ताजमहल सबसे सुंदर इमारत जो है बनाई गई उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ महल के यादगार में, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने 1648 ईस्वी में, देखिए अगर ताजमहल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं तो इसको बनने में 21 वर्ष लगे थे। 1632 से लेकर 53 ईस्वी के बीच में ये बना था, ठीक है। और 1648 ईस्वी में एक और काम किया था कि उन्होंने अपनी राजधानी जो बदल कर जो है दिल्ली कर दी थी, ठीक है। दिल्ली, आगरा से दिल्ली। तो दिल्ली को जो है शाहजहानाबाद के नाम से जो उस समय जाना जाता, शाहजहानाबाद अपने नाम से ही इन्होंने, जो पुरानी दिल्ली के नाम से आज जानी जाती, जहाँ पर लाल किले का निर्माण भी करवाया गया था। और ये जो लाल किला था ये 10 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। 1638 से लेकर 1648 इसे बनाने वाले कौन थे? शाहजहां। तो इसके लिए ही स्वर्णकाल जो है वास्तुकला क्षेत्र में माना जाता है। फिर आता है इनके बेटे औरंगजेब, जिन्होंने 1858 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। ये कहा जा सकता है कि मुगलों में सबसे ताकतवर अंतिम जो शासक थे, ऐसा प्रश्न भी अगर पूछा जाता तो वो औरंगजेब थे। और यहीं से ही बाद में जो है मुगल वंश की जो है वो नींव हिलने लगती है। किसके कारण? एक तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आलमगीर की उपाधि इन्होंने धारण करी थी, जिसका नाम होता है विश्व विजेता, ठीक है। और ये पहले मुसलमान शासक थे जिन्होंने गैर मुसलमानों पर शरीयत के नियम जो है लागू किया गया, शरीयत के नियम। और ये बड़े खतरनाक नियम होते हैं कि उन्हें उन नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करना पड़ता है। और उन्हें बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाना शुरू किया था। तो इस कारण जो है ये जो है कट्टर सुन्नी मुसलमान जो है वो माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदुओं के प्रति जो है बजाय अकबर की तरह मैत्रीपूर्ण नीति अपनाना, इसके विरुद्ध उन्होंने नीति जो है अपनाई, और जिसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि यहीं से ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होता है। और एक घटना और कि 9वें गुरु तेग बहादुर से सिखों के, उनको भी इन्होंने हत्या करवा दी थी। कब? 11 नवंबर 1675 ईस्वी को, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के जो हिंदू लोग थे उनको बचाया था मुसलमान बनने से, और इसलिए उनको अपना जीवन की जो है वो बलिदान देना पड़ा था। तो इस प्रकार से ये रहे औरंगजेब। अब बात कर लेते हैं आठवें प्रश्न में कि इस दौरान मुगल साम्राज्य के दौरान जो है कुछ इतिहास लिखे गए, कुछ ऐसी किताबें जो ऐतिहासिक किताबें हैं उनके बारे में। पहला आता बाबरनामा। देखिए, बाबरनामा को तुझ के ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये ऑटोबायोग्राफी, मतलब ये बाबर के द्वारा खुद आत्म जीवन कहानी है, खुद अपनी लिखी हुई कहानी है। और इसमें उन्होंने जो है ये जो भाषा का इस्तेमाल किया था वो चगताई तुर्की, क्योंकि वो तुर्की भाषा को मानने वाले थे बचपन से ही, तो उस भाषा में ही इसको लिखा गया था। और इसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में, यौवना के समय में, या कितने उन्होंने युद्ध लड़े, उनके कैसे कब्जा किया, ये सारी चीज़ें उसमें आता है। फिर आता है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, बल्कि इसके हुमायूं की बहन के द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, अकबर के साथ
शासनकाल में इसमें लिखा गया था। ठीक है, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा में जो है वो बाबर के बारे में भी आता है, लेकिन हुमायूं के बारे में ज़्यादा जो है वो लिखा गया है। फिर आता है अकबरनामा। अकबरनामा जो है वो, अकबर खुद पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन उसके दरबार में, लेकिन वो देखिए बहुत रिस्पेक्ट करने वाला था विद्वानों की। तो एक विद्वान थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम अबुल फजल। तो अबुल फजल ने जो है अकबरनामा, अकबर ने अपने ऊपर जो है एक किताब लिखवाई जिसका नाम था अकबरनामा। लेकिन अकबरनामा भी 3 जिल्दों में विभाजित है। पहली जिल्द में आता है कि इसमें उन्होंने आदम से लेकर, जो आदमी कैसे उत्पत्ति हुआ धरती के ऊपर, उसके बाद से लेकर जो है 2 जो जिल्दें आती हैं वो आती है जब तक अकबर ने शासन शुरू किया उस समय तक। फिर उसके बाद उसने तीसरी जिल्द में आता है आईन अकबरी, जो अकबर के ही संदर्भ में जो है आता है, अकबर के ने कैसे शासन स्थापित किया, क्या क्या था वो सारी चीज़ें। तो ये 3 जिल्दों में विभाजित अकबरनामा। फिर आता है जहांगीरनामा। इसे इकबाल नामा, जहांगीरी और जहांगीरनामा के नाम से जो है जाना जाता है। और इसे सम्राट नूर अल दीन जहांगीर, जो 1669 से 1627 तक शासन किया, फारसी भाषा में जो ये कृति है। तो इसमें भी उस समय की जो घटनाएं जाननी हो तो वो इसमें जो है वो आता है जहांगीरनामा में। ये भी ऑटोबायोग्राफी थी, जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई थी। फिर आता है बादशाहनामा। देखिए बादशाह नाम को बादशाहनामा के नाम से भी जाना जाता है और शाहजहांनामा के नाम से भी जाना जाता है। वो कैसे, देखिए पांडुलिपि के तौर पर इसे लिखा। पांडुलिपि क्या होती थी कि जो है साल के जो पत्ते, सॉरी, जो खाल होती थी वृक्षों की छाल, उसके ऊपर जो है सुंदर चित्र बनाकर जो है लिखा जाता था, उन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता था। सुंदर चित्र भी बने होते थे। तो उस सुंदर चित्रों के साथ जो संस्करण है उसे कहा जाता है बादशाहनामा, जो काफ़ी विस्तृत है। और बिना चित्र के जो कहा जाता है उसे कहा जाता है शाहजहांनामा। बस इतना कर ही फर्क है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है घटनाक्रम आते हैं जो उनके सैन्य अभियान थे उसके बारे में जो है ज़्यादा कर आता है। लेकिन इसके अलावा जो विवाह दरबार बारे में बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, या शाही दरबार में विवाह होते उसके बारे में। और लिखने वाले कौन थे? जो अबुल फजल थे, अकबर के दरबार के जो बड़े इतिहासकार थे, उनके ही शिष्य थे अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा इसे लिखा गया। फिर आता है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा जो है ये औरंगजेब के शासनकाल की ऑफिशियल गजट थी। ऑफिशियल गजट, जैसे भारत सरकार की अपनी गजट आती है, समाचार पत्र आता है, ठीक उसी प्रकार की ये गजट हुआ करती थी। और इसे मिर्जा मोहम्मद काजिम ने जो है लिखा था। और इसे अकबर की इजाज़त के बाद ही जो कुछ लिखना होता था, उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं लिखा जाता था। यह है आलमगीरनामा। ठीक है, हो गया। 9वां प्रश्न होता है मुगल काल में अधिकांश इतिहासकार किस भाषा में लिखे हुए थे, वो आपको बताना है। तो अधिकतर क्या कहा, केवल जो है अकबर के शासनकाल में तुर्की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। अकबर ने जो है फारसी भाषा का इस्तेमाल किया और इससे पहले जितने भी लिखे गए थे उनको भी फारसी में अनुवादित कर दिया गया। इवन भारतवर्ष के जो बड़े ग्रंथ थे जिसमें रामायण महाभारत आता है, इनको भी जो है उसने फारसी भाषा में अनुवादित किया था। तो फारसी भाषा वो भाषा थी जो सबसे ज़्यादा अधिकांश इतिहास जो है वो लिखे गए। फिर आता है नस्तलिक शैली क्या थी। देखिए नस्तलिक शैली जो है अकबर के शासनकाल में ही जो है वो प्रारंभ की गई। इसका इस्तेमाल जो है पांडुलिपियों में खासतौर पर जो है बड़े सुंदर तरीके, सुलेख तरीके से लिखा जाना, उसे फारसी भाषा में लिखे जाना, और लंबे अक्षर जो है वो चिन्हित किए जाना, लंबे अक्षरों में कलम की सहायता से, उसे कहा जाता है नस्तलिक शैली। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है कई बार। फिर आता है 11वां शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध। ये अंतिम प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े छोटे मोटे या थोड़े थोड़े परिवर्तन के बाद जो है अकबर ने इस व्यवस्था को अपने उसमें जो है वो जारी रखा। सिर्फ थोड़े बहुत नाम परिवर्तित किए और इतनी योग्यता पूर्वक जो है शेरशाह ने शासन प्रबंध को स्थापित किया। क्यों? इसलिए शेरशाह को याद किया जाता है तो शासन प्रबंध के लिए जो जाना जाता है। कैसे? पहले केंद्र शासन की बात कर लेते हैं। केंद्र में क्या था? सुल्तान सबसे जो है ये शक्तियों की धुरी था, सारी शक्तियां उसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती थी। वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी था, बड़ा न्यायाधीश भी था, और उसके मुख से कहा गया हर एक शब्द जो है क्या होता था? कानून होता था। ठीक है, लेकिन उसने केवल अपने पास ही सारी शक्तियां नहीं रखी थी, उसने बांटा भी हुआ था। उसने मंत्रियों को भी रखा हुआ था, और उन मंत्रियों के नाम क्या थे? दीवाने वजारत, इसे वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्टर होता। दीवाने आरिज, ये सेना विभाग का मुख्य होता था। दीवाने रसालत, ये विदेश मंत्री होता था, फॉरेन मिनिस्टर। दीवाने इंसा, गृह मंत्री होता था, है ना। दीवान ए बरीद, ये जासूसी विभाग का। और दीवाने कज़ा, न्याय मंत्री। तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े मंत्री, जिनको कैबिनेट स्तर के मंत्री कहा जाएगा, आज भी इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित है। मैं कह रहा हूँ कि परिवर्तन क्या हुए? सिर्फ नाम परिवर्तित हुआ, और इस प्रकार के केंद्रीय शासन जो चलता था। फिर आता है
प्रांतों में शासन, जो प्रांत आज कहा जाता है प्रांत, लेकिन उस समय कहा जाता था शेरशाह सूरी के समय में सरकार। याद रखना क्या कहा जाता प्रांतों को, सरकार। तो उसने अपने पूरे साम्राज्य को 66 सरकारों में विभाजित किया था, और इनमें जो है अधिकारी जो होते थे, जैसे सीएम जो होता था वो था सिकदार ए सिकदारान कहा जाता था उसको। शांति कायम करना, शाही आदेशों को लागू करवाना, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना, ये सिकदार ए सिकदारान के पास होता था। मुंसिफ ए मुंसिफान, नाम याद रखना पड़ेंगे। लगान इकट्ठा करना, दीवानी मुकदमों का निर्णय देना, मतलब भूमि संबंधी मुकदमे जो है का निर्णय दिया जाना, एक काम होता था। तो याद रखें, इस तरह से कार्य चलता था प्रांतों का। प्रांतों को कहा जाता सरकार। और आगे जो सरकारें थी वो आगे विभाजित थी परगनों में। आज कहा जाता जिला, उसमें कहा जाता था परगना। ठीक है, तो भाई 66 को आगे जो है परगनों में विभाजित किया। कितने थे वो नहीं बताया गया है, लेकिन जो अधिकारी होते थे उनको वही कहा जाता था। लेकिन यहाँ लंबा नाम था, यहाँ सिर्फ पहले वाले सिकदार, उनको सिकदार कहा जाता है। मतलब परगनों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था सिकदार, जिलाधीश होता है ना, तो उस समय सिकदार। फिर दूसरा मुंसिफ, काम वही होते थे जो इनके काम होते थे। और तीसरा अलग से रहता था खजानदार, सारी आय व्यय का ब्यौरा रखना, और सहायता के लिए, उसकी सहायता के लिए क्या होते थे, कारकुन। याद रखना ये शब्द आता है, कारकुन क्या होते थे, उस समय के क्लर्क जो होते थे उनको कारकुन कहा जाता था, जो खजानदार की जो सहायता करता था आय और व्यय का ब्यौरा रखने में। ठीक है, तो ये हो गया परगने का। फिर आता है सबसे अंतिम छोटी इकाई, वो आता है गांव। उस समय भी गांव सबसे छोटी इकाई होती थी, और गांव का जो मुखिया होता था उसको मुकद्दम, याद रखना मुकद्दम, में आता है प्रश्न, मुकद्दम कहा जाता था। और उसकी सहायता के लिए पटवारी जैसे कानून जैसे जो है नियुक्त किए जाते हैं, जो आज भी हैं। न्याय प्रबंध सबसे इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी न्याय को सबसे अच्छा धार्मिक कार्य जो समझता था, मानता था कि अच्छा न्याय अगर कोई राजा करता है तो उससे वो पापों से मुक्त हो जाता है, अच्छा कार्य होता है, पुण्य का काम जो उसको मानता था। इसलिए जो है शेरशाह सूरी विख्यात था न्याय प्रियता के लिए। फिर छठा आता है पुलिस प्रबंध। देखिए ये व्यवस्था भी जो है उसने दी, और आज भी प्रांतों की जो व्यवस्था है वो पुलिस के ही हवाले होती है। जैसे कि हिमाचल की अपनी पुलिस है, पंजाब की अपनी पुलिस है, तो ये व्यवस्था भी किसने कौन लेकर आया था, शेरशाह सूरी। फिर जासूसी विभाग, अगर अपने साम्राज्य में कैसा शासन जो है चल रहा है, क्या अच्छा प्रभाव है क्या बुरा प्रभाव है, वो जासूसी बताते थे। कौन जो है किसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, वो भी जासूसी विभाग बताता था। तो इसलिए लंबे समय तक और अच्छा शासन देने का जो कार्य किया गया वो जासूसी विभाग के द्वारा ही संभव हो पाया। इसी व्यवस्था को जो है मुगलों ने भी जो जारी रखा। फिर लोक कल्याण के कार्य, शेरशाह सूरी इसके लिए भी जाना जाता है, उसने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। उस समय 1500 मील लंबा रास्ता, कहाँ, कोलकाता से लेकर पाकिस्तान में पेशावर तक 1500 मील, और इसके किनारे 1700 सराएं बनाई गई। क्यों? क्योंकि कहीं जहां रात हो जाएगी वहां ठहरना भी पड़ेगा। क्योंकि देखिए उसने जो है वो ग्रांड ट्रक रोड बनाया। रोड किसके लिए होती है? ये जो है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, खासतौर पर व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो है सड़कें होना बड़ा अनिवार्य है। तो वो समझता था कि अगर मुझे अपनी आय को बढ़ाना है तो इस तरह के रोड बनाना पड़ेंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो लोग हो, चाहे वो घूमने वाले हो, चाहे वो व्यापार करने वाले, चाहे उसके मंत्री, उनके लिए सराय बनाई गई थी जगह जगह के ऊपर, ताकि वहां पर वो ठहर सके। इसके अलावा निर्धनों की वो हमेशा सहायता करता, विधवाओं की शिक्षा संस्थान भी स्थापित किए। तो इस प्रकार से ये कार्य किसने किए? शेरशाह सूरी के द्वारा। नौवां, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देना, जिसका उदाहरण एक था ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाना, है ना। तो इस प्रकार से मुद्रा प्रणाली की स्थापना, देखिए उसने अपने मुद्रा स्थापित करना, सोने चांदी और तांबे के सिक्के उसने चलाए। जहां पर सोने और चांदी के सिक्के चलते हैं, सोचिए जरा उस समय कितने लोग जो है समृद्ध रहे होंगे। तो ये अपने आप में समृद्धि का सूचक जो है वो लगता है। 10वां है भूराजस्व संबंधी सुधार। देखिए अकबर के शासन काल में अगर भूराजस्व संबंध की बात करी जाती है तो टोडरमल का नाम लिया जाता है। और याद रखना टोडरमल जो है, ये टोडरमल ही था कहाँ? शेरशाह सूरी के दरबार में। और इसी के पास जो भूराजस्व जो व्यवस्था थी वो उस समय थी। और इसी भूराजस्व व्यवस्था के अधीन जो है अकबर ने भी टोडरमल को ही अपने दरबार का जो है एक रत्न के तौर पर रखा। और उसने इस व्यवस्था को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि उसकी वजह से उसकी आय में वृद्धि हुई और एक लंबे समय तक शासन भी अच्छा शासन दे पाए। तो यही टोडरमल जो है शेरशाह के दरबार में भी था। इसने क्या किया? एक तो सिकंदर लोधी के गज जो था उसका इस्तेमाल किया और भूमि का नपवाया। इसके अलावा उनकी 3 श्रेणियां भी बनाई, उत्तम, मध्यम और घटिया। और उसके अनुसार जो है उन लोगों से लगान वसूल किया जाने लगा। उस समय जो एवरेज जो लगान लिया जाता था वो 1/3 भाग था। अगर मान लीजिए अगर 3 किलो उसकी फसल हुई है तो 2 किलो
किसान के पास रहेगी और 1 किलो जो है वो राजा को देना होगी लगान के तौर पर। तो इस प्रकार से ये भू राजस्व संबंधी सुधार। फिर 11वां आता है सैनिक सुधार। देखिए उस समय जो भू राजस्व था वही अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भाग होता था। अगर पैसा होगा तभी कोई देश से सुदृढ़ होगा, तो इसलिए भू राजस्व व्यवस्था का सुदृढ़ होना बड़ा जरूरी था। तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और सैनिक सुधार उसने किए। उसके पास जो है जो सेना थी उसको 3 भागों में उसने विभाजित कर रखा था, एक वैज्ञानिक तरीके से, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और पैदल सेना। जो उसकी सेना थी 1,50,000 वो सवार थे, मतलब घुड़सवार थे, 25,000 जो पैदल थे और 5,000 हाथी और तोफें थी। तो ये हमेशा इनको जो है, एक तो सैनिकों की बहुत परवाह करता था, उनके साथ उसका मित्रतापूर्ण जो व्यवहार होता था, इसलिए वो हमेशा सैनिक जो है उसके लिए मरने के लिए तैयार रहते थे। फिर उनका प्रशिक्षण सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेना को प्रशिक्षित किया। आज भारत वर्ष की सेना का नाम पूरे विश्व में आता है, तो इसलिए क्योंकि हमारे सैनिक जो है सियाचिन से लेकर जो है राजस्थान की गर्मी में जाकर जो है वो क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं अब। तो इसलिए वो सबसे प्रशिक्षित सेना है भारतवर्ष में, वो विश्व में इनका नाम आता है। तो उसी प्रकार से शेरशाह सूरी ने भी सेना का बाल प्रशिक्षण करने का जो है वो प्रबंध कर रखा था। फिर इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है कि घोड़े को दागने की व्यवस्था थी। दागना मतलब कोई भी जो है अपने घोड़े को देखे, मान लीजिए किसी जो है सिकदार की सेना को देखना है, मतलब हिमाचल के सिकदार की सेना को देखना है, तो क्या होगा, वहाँ सेना होगी, घुड़सवार सेना भी होगी। तो घोड़ा क्या हिमाचल का ही है या हिमाचल सेना के पंजाब सेना का भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है ना, दिखाने के लिए। तो इसलिए घोड़े को दागने की, वो घोड़ा कौन सा है उसका नंबर लगेगा, तो इसलिए वो एक जगह गिन गया तो उसी जगह का वो रह जाएगा। दूसरी जगह कोई ऐसा नहीं कर सकता कि एक घोड़े को 2 जगह दिखाया जा सकता है, इसलिए घोड़े को दागने, सैनिकों का हुलिया रखने की आज भी व्यवस्था स्थापित है। जब भी कोई सैनिक जो है भर्ती होता है उसका हुलिया रखा जाता है, कहाँ पर कौन सा निशान उसके सामने जो है चेहरे के ऊपर है, जहाँ से उसकी पहचान हो सके। तो ये पहचानना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में भी वैसे। तो ये किसके द्वारा, और ये जो व्यवस्था थी देखिए घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी से उसने जो है वो हासिल किया था, उससे प्रेरित होकर उसने इसे किया था, जो आज भी विद्यमान है। तो चलिए आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं अंतिम शब्दों में कि जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तुम मर भी जाओ, इस दुनिया से चले भी जाओ, लेकिन जब भी कोई याद करे तो तालियां बजती रहे, तुम्हें हमेशा याद रखे। इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको ये जो पार्ट 1 है वो काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। इसी आशा के साथ आपका बड़े ध्यान से आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।